अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलें। शाम का वक्त था। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच शहर की ऊंची ऊंची इमारतें और चमचमाती गाड़ियां जैसे किसी रेस का हिस्सा हों। हॉर्न की आवाजों और ट्रैफिक की चिल्लाहट के बीच कैफे के एक कोने में बैठी अंजलि अपने लैपटॉप स्क्रीन पर झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, मगर आंखों में वो चमक भी थी जो सपनों को साकार करने वाले इंसानों की होती है। अंजलि एक 28 वर्षीय टेक्सटाइल डिजाइनर थी, जिसने फैशन डिजाइनिंग में अपनी पढ़ाई के दौरान ही ठान लिया था कि वो अपना खुद का बुटीक खोलेगी, जहां उसके बनाए कपड़े लोगों के लिए सिर्फ कपड़े न होकर एक कहानी बने। उसकी डिजाइनिंग में हमेशा कुछ न कुछ अनोखापन होता था। कभी प्राचीन पैटर्न से प्रेरित कोई आधुनिक ड्रेस, तो कभी पारंपरिक भारतीय बुनाई का मेलजोल। लेकिन सपनों को साकार करना आसान नहीं था। दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहकर अकेले अपने दम पर काम शुरू करना, क्लाइंट बनाना और फिर धीरे धीरे एक नाम कमाना, ये सब उसकी रोजमर्रा की जद्दोजहद का हिस्सा बन चुका था। दिन के 11 घंटे वो अपने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पर काम करती और रात में अपने लिए नए डिजाइन बनाती। उसकी मेहनत रंग तो लाई थी। कभी कभार उसके काम की तारीफ फैशन ब्लॉग्स और छोटे मोटे मैगजीन में छप जाती थी, लेकिन वो अब भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाई थी जहां वो अपने सपनों का बुटीक खोल सके। पैसे की तंगी, किराए का बोझ और काम का स्ट्रेस अक्सर उसे तोड़ने लगता, मगर उसके अंदर का जुनून हर बार उसे खड़ा कर देता। उस शाम भी वो एक नए कलेक्शन के स्केचेस को अपने क्लाइंट को भेजने में जुटी थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजाना नंबर था। उसने झुंझलाहट में कॉल रिसीव की। हेलो, नमस्ते, क्या आप अंजलि मिश्रा बोल रही हैं? दूसरी तरफ से एक गंभीर पुरुष आवाज आई। जी हाँ, बोल रही हूँ। कौन? मैं वाराणसी के वकील अशोक सिंह बोल रहा हूँ। मुझे आपके लिए एक जरूरी बात बतानी थी। दरअसल आपके नाम पर एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, एक हवेली। अंजलि को पहले तो लगा कि शायद ये कोई मजाक या धोखाधड़ी वाला कॉल है। सॉरी, आपने शायद गलत नंबर मिलाया है। मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं मैम, ये जानकारी पूरी तरह सही है। आपकी दूर की रिश्तेदार, आपकी परदादी की बहन, उनका नाम शकुंतला देवी था। उनका हाल ही में देहांत हो गया। उन्होंने वाराणसी की अपनी पुश्तैनी हवेली आपके नाम कर दी है। मुझे आपको ये बात बताने के लिए कहा गया था। अंजलि का माथा सिकुड़ गया। शकुंतला देवी? उसने कभी ये नाम नहीं सुना था। मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने तो कभी। हाँ, मुझे अंदाजा है। आप उन्हें शायद नहीं जानती होंगी। उन्होंने ज्यादातर जिंदगी अकेले गुजारी, लेकिन उनकी वसीयत में साफ लिखा है कि उनकी हवेली आपको दी जाए। क्या आप वाराणसी आ सकती हैं? कुछ कानूनी कागजात पूरे करने होंगे। अंजलि कुछ देर चुप रही। ये खबर उसे हैरान कर रही थी। दिल्ली में वो किराए के छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी और अचानक कोई कह रहा था कि उसके पास एक हवेली है। आप मुझे एड्रेस भेज सकते हैं? उसने धीमे स्वर में कहा। जरूर, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। आपसे मिलने का इंतजार रहेगा। कॉल करते ही वो कुछ देर स्क्रीन को घूरती रही। जिंदगी का ये अप्रत्याशित मोड़ उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने खुद को शांत करने के लिए कॉफी का एक घूंट लिया और गहरी सांस ली। रात को अपने कमरे में पहुंचने के बाद भी उसका दिमाग उस कॉल के बारे में सोचता रहा। उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया। पापा, एक अजीब बात बताऊं? उसने हल्के मजाकिया अंदाज में कहा। क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है? आज मुझे किसी वकील का फोन आया। कह रहे थे कि वाराणसी में हमारी कोई हवेली है जो अब मेरे नाम है। शकुंतला देवी नाम की कोई परदादी की बहन। पापा ने कुछ देर चुप्पी साध ली, फिर धीरे से बोले, शकुंतला बुआ, मैंने उनका नाम सुना है। वो हमारे दादाजी की कजिन बहन थी। बहुत साल पहले उनका परिवार वाराणसी शिफ्ट हो गया था। बाद में वो अकेली रह गईं।
उनसे हमारा संपर्क लगभग टूट गया था। मैंने सुना था कि वो रेशमी साड़ियों का कारोबार करती थी, लेकिन ये कि उन्होंने अपनी हवेली तुम्हारे नाम कर दी, ये तो हैरान करने वाली बात है। मतलब ये सच है? लगता तो ऐसा ही है। बेटा, अगर सच में ऐसा है तो वाराणसी जाकर देखाओ। कम से कम उस जगह को देख लो, शायद बेचने का मन हो जाए। दिल्ली में घर खरीदने का सपना भी तो है तुम्हारा। अंजलि ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ पापा, सही कह रहे हैं, मैं जाऊंगी। वैसे भी कुछ दिन की छुट्टी की जरूरत है। 2 दिन बाद अंजलि वाराणसी जाने के लिए ट्रेन में बैठी थी। दिल्ली से बनारस का सफर लंबा था, लेकिन उसे एक अजीब सा उत्साह भी महसूस हो रहा था। उसने बचपन में किताबों में बनारस के बारे में पढ़ा था, घाटों का शहर, मंदिरों का शहर, कला और संस्कृति का खजाना। और अब उसे वहां की गलियों में एक हवेली मिलने वाली थी, जो किसी जमाने में रेशम और बुनाई का केंद्र रही थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए अंजलि को अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब उसकी दादी उसे अपने गांव के पुराने किस्से सुनाती थी। वो कहती थी कि उनके पुरखे बुनकर थे। शायद यही कारण था कि अंजलि को हमेशा कपड़े बनाने और डिजाइनिंग में इतना आकर्षण था। वाराणसी पहुंचते ही उसे ऐसा लगा जैसे समय की गति धीमी हो गई हो। स्टेशन पर भीड़ भाड़ थी, लेकिन यहाँ की हवा में एक पुरानी सुगंध थी। रिक्शों की खटखटाहट, पंडितों की आवाजें, घाटों से आती गंगा आरती की धुनें, सब कुछ जैसे किसी प्राचीन कविता का हिस्सा था। वकील अशोक सिन्हा का ऑफिस स्टेशन के पास ही था। वो एक गंभीर मगर सौम्य व्यक्ति थे। उन्होंने अंजलि को गर्मजोशी से बिठाया और सारे कागजात दिखाए। ये हवेली आपकी परदादी की बहन की थी। इसका इतिहास बहुत पुराना है। कभी ये रेशमी साड़ियों की बुनाई का केंद्र थी। कहा जाता है कि इस हवेली में बनारसी साड़ियों के कई दुर्लभ डिजाइन बने, लेकिन पिछले 50 साल से ये हवेली वीरान है। शकुंतला देवी ने भी अंतिम वर्षों में इसे लगभग छोड़ दिया था। अब ये आपकी है। अंजलि दस्तावेज देखते हुए सोच में डूब गई। उसकी आंखों के सामने दिल्ली का किराया, काम का दबाव और अपने सपनों का अधूरापन घूम गया। तो क्या मैं इसे बेच सकती हूँ? उसने पूछा। बिल्कुल, लेकिन एक बात कहूँ, वकील ने धीमी आवाज में कहा। लोग कहते हैं कि ये हवेली थोड़ी अजीब है। मतलब, वहाँ कई लोगों ने अजीबोगरीब घटनाएं देखी है। आप माने या न माने, लेकिन इलाके में इसकी रहस्यमयी कहानियां मशहूर है। अंजलि हल्के से मुस्कुराई। भूत प्रेत वाली कहानियां? वकील ने कंधे उचका दिए। लोगों की मान्यता है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए। उस शाम जब अंजलि पहली बार हवेली के सामने पहुंची तो उसकी सांसें थम गई। पुरानी हवेली विशाल थी, पर उसकी भव्यता के पीछे वीरानी का साया था। ऊंचे ऊंचे खंभे, टूटते बिखरते झरोखे, बड़े बड़े दरवाजे, सब कुछ जैसे किसी बीते युग की याद दिला रहे थे। हवेली के चारों तरफ उगे बेलबूटे उसे और रहस्यमयी बना रहे थे। उसने अंदर कदम रखा। हवेली का बड़ा आंगन अब भी अपनी शान दिखा रहा था। सीलन की गंध, दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें और टूटी फर्नीचर के बीच भी इस जगह में एक अजीब आकर्षण था, जैसे ये हवेली चुपचाप अपनी कहानी सुनाने को तैयार हो। अंजलि को लगा जैसे यहाँ सिर्फ हवेली नहीं, उसकी विरासत उसका इंतजार कर रही है। उस रात उसने हवेली के एक कमरे को साफ करवाकर वहीं ठहरने का फैसला किया। उसे डर नहीं लगा, बल्कि हवेली में घुसते ही उसे एक अनजानी अपनापन महसूस हुआ, जैसे इस जगह से उसका कोई गहरा रिश्ता हो। कौन जानता था कि ये हवेली सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि उसके जीवन की सबसे बड़ी कहानी का द्वार बनेगी। वाराणसी की सुबह अपने आप में एक जादू है। अंजलि को इस शहर में आए सिर्फ 1 दिन हुआ था, लेकिन जिस होटल के कमरे में वो रात को रुकी थी, वहां से सुबह गंगा आरती की घंटियों और मंत्रों की आवाजें सुनाई दे रही थी। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। उसने पर्दे हटाकर खिड़की खोली तो एकदम ताजी हवा का झोंका भीतर आया, जिसमें अगरबत्ती की खुशबू,
गंगा के जल की नमी और इस शहर की आध्यात्मिकता घुली हुई थी। दिल्ली के तेज और भागदौड़ भरे माहौल से हटकर यहाँ की धीमी गति अंजलि को बहुत भा रही थी। फिर भी उसके मन के कोने में हवेली को लेकर जिज्ञासा और उत्सुकता थी। वो सोच रही थी कि कैसी होगी वो हवेली जिसे देखकर सब कहते हैं कि वह रहस्यमय है। नाश्ता करने के बाद वो ऑटो लेकर बनारस की मशहूर तंग गलियों की ओर निकल पड़ी। सड़कें इतनी संकरी कि एक समय में सिर्फ एक रिक्शा या बाइक ही गुजर सकती थी। हर गली में पान की दुकानों के सामने खड़े लोग, हलवाई की दुकान से आती जलेबी और कचौड़ी की खुशबू, मंदिरों के शंख घंटी की ध्वनि और विदेशी पर्यटकों की भीड़, सब कुछ उसे आकर्षित कर रहा था। बनारस वाकई समय में जमी हुई कोई पुरानी पेंटिंग लग रहा था। रास्ते में उसने ऑटो ड्राइवर से हवेली का पता बताया। ड्राइवर एक बुजुर्ग आदमी था जिसका नाम पंडित हरिनारायण था। उसने हवेली का नाम सुनते ही भौहें चढ़ा ली। ओह, ठाकुर हवेली, आप वहां क्या करने जा रही हैं, बिटिया? वो असल में अब वो हवेली मेरी है, मेरी परदादी की बहन की थी। ड्राइवर ने उसे दर्पण में देखा और हंसी दबा ली। अच्छा, तो आप वही नई मालकिन हैं। सुना था कि कोई लड़की दिल्ली से आएगी। आपको कैसे पता? अरे बिटिया, बनारस की गलियों में खबर छुपती कहाँ है, सबको सब पता होता है। लेकिन एक बात कहूं, सावधान रहना। उस हवेली में अजीब चीजें होती है। लोग कहते हैं रात में वहां से आवाजें आती है। कई लोगों ने कोशिश की वहां बसने की, लेकिन कोई टिक नहीं पाया। अंजलि ने हल्की मुस्कान दी। मैं भूत प्रेत वाली कहानियों पर विश्वास नहीं करती, काका। मुझे लगता है ये सब अफवाहें। हरिनारायण ने सिर हिलाया। शहर की पुरानी हवेलियों में कहानियां तो होती ही हैं, लेकिन कुछ कहानियां सच भी होती है। अंजलि ने खिड़की से बाहर झांका। गली और भी संकरी हो रही थी। दोनों तरफ पुरानी इमारतें, जिनकी दीवारों पर समय की परतें चढ़ी थीं। बीच बीच में लकड़ी के दरवाजे और झरोखों से झांकते लोग। उसे लगा जैसे ये शहर सिर्फ जगह नहीं, बल्कि एक जीवित इकाई है जो हर आगंतुक को परखती है। ऑटो एक बड़े लकड़ी के दरवाजे के सामने रुका। उसके ऊपर पुराना सा शिलालेख था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, ठाकुर हवेली 1897। दरवाजा पुराना और भारी था। उसके दोनों ओर बेलबूटों की झाड़ियां उगी थी। अंजलि ने ऑटो वाले को पैसे दिए और दरवाजे की ओर बढ़ी। उसकी धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी। वो दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हुई। सामने एक विशाल आंगन था। आंगन के बीच में एक सूखा हुआ कुआं, किनारों पर टूटे फूटे पत्थर की मूर्तियां। हवेली के चारों ओर लंबी गलियारे और बड़े बड़े कमरे थे। दीवारों पर समय की मार साफ दिखती थी, फिर भी उनमें एक अजीब सा गौरव था। हवेली की छत पर बैठी कबूतरों की टोली अचानक उड़ गई। उस पंखों की आवाज ने अंजलि को चौंका दिया। वो धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ी। कौन? एक आवाज आई। अंजलि ने मुड़कर देखा। एक बुजुर्ग चौकीदार लाठी के सहारे खड़ा था। उसकी आंखों में सतर्कता थी। मैं अंजलि हूँ। अब ये हवेली मेरी है। आप यहाँ काम करते हैं? चौकीदार का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। हाँ बिटिया, मैं रामदयाल, आपकी परदादी की बहन जी, शकुंतला देवी। उनके रहते मैं यहाँ काम करता था। उनके जाने के बाद से हवेली की देखभाल मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन अब ये सब आपका है। रामदयाल ने हवेली का ताला खोला और अंदर जाने का रास्ता दिखाया।